यदि आप जाएं पुराणों में, इतिहास में, तो अस्त्र कहते हैं जो दूर से वार किया जा सके और शस्त्र कहते हैं जो आपके हाथ में हो। एक होता है जो कमांड करता है 14 टैंक को, उसको कमांड टैंक बोलते हैं। तो उस कमांड टैंक के अंदर आपको डायरेक्टली यूएवी का फीड आ सकता है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए उसमें डाला हुआ है। हमारे पास 155 गन्स है। ये 39 mm कैलिबर लेंथ मतलब जितना उसका कैलिबर है 155 मल्टीप्लाइड बाई 35, दैट इज द लेंथ ऑफ योर कैलिबर, जो बोफर्स हमारे पास। तो धनुष में इसको 45 किया है और एटैक्स में अभी हम और बढ़ा के इसको 52 कर। इंक्रीज योर मजल वेलोसिटी 1.5 टाइम। अभी 1 काइनेटिक जूल का इम्पैक्ट होता है जब टारगेट पे लगता है। ये जब सब इनिशियल स्टेज में है, फाइनल जब डालेंगे तो अभी तक जो कैलकुलेशन किया है, यू विल हैव द 3 times द काइनेटिक एनर्जी हिटिंग द टैंक। पेनिट्रेट भी नहीं करेगा तो हल टर्रेट उड़ के चला जाएगा। These 2 designs are not available anywhere in the world. It is homegrown or designed by our people in IIT, by the professors and the MTechs. क्या अब हम पूरी तरह से यूएस जीपीएस सिस्टम से बाहर आ गए? बाहर आने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यू यूज ऑल कंपैटिबिलिटी हम ला रहे हैं कि जीपीएस भी यूज सकते हो, ग्लोनास भी कर सकते हो, नाविक भी कर सकते हो। चाइना इज मिलिटराइजिंग स्पेस। अगर वो हमारे सैटेलाइट को हिट करे, हमारा नाविक नहीं काम करे, तो इसीलिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हम रखते हैं एज अ बैकअप। उसमें एक नया सिस्टम हम लेके आए हैं विच कैन नॉट बी जैम। आई वोंट टेल मोर देन दैट। पहले तो कहते थे कि साहब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान से भी पीछे हैं। नहीं, वो तो पाकिस्तान के पास जो था वो तो चीन को दे रहा था। लेकिन फ्रॉम 400 किलोमीटर्स टू अबाउट 120 किलोमीटर्स द सेम सिस्टम टेक्स ऑन एवरीथिंग, इवन अ ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इफ रिक्वायर्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल आल्सो। अनलाइक द वेस्टर्न सिस्टम वेयर THAAD is separate, Patriot is separate, या Iron Dome is separate, our Air Force is very clear what is the type of aircraft they need. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन जी, और उनसे हम बात करेंगे भारतीय सेना के, इंडियन मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन की। कौन कौन से नए हमारे पास अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं। तो अस्त्र हमारे यहाँ, यदि आप जाएं पुराणों में, इतिहास में, तो अस्त्र कहते हैं जो दूर से वार किया जा सके और शस्त्र कहते हैं जो आपके हाथ में हो। तो ये जो नए अस्त्र और शस्त्र आ रहे हैं, आजकल तो अस्त्र ही ज़्यादा होते हैं, शस्त्र तो लगभग समाप्त हो गए। शस्त्र इज द लास्ट थिंग जो आपके राइफल के आगे बेनेट हो। वही होता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जी, तो हम आपकी जो यूनिट है, यानी आर्मर्ड यूनिट, तो हम ये आर्मर से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक, अभी आर्मर्स में अभी जो लेटेस्ट जो बात चल रही है पूरे देश में, वो जोरावर टैंक के बारे में चल रही है। और जोरावर सिंह, दी फेमस डोगरा कमांडर, उनके नाम पर ये जोरावर टैंक बनाया है। तो ये जोरावर टैंक लाइट बैटल टैंक है। तो इसकी ये क्रिटिसिज्म आ रही है कि साहब ये तो वो पुरानी जो FCV की जो डिज़ाइन थी उसी को बना के इन्होंने जोरावर बना दिया। जो दर्शकों को बता दूं, FCV का मतलब होता है फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल। फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल तो अभी भी डिज़ाइन स्टेज में ही है, इससे कुछ निकला नहीं है। मेन चीज़ जोरावर का है कि ये एक लाइट टैंक है, LNT ने बनाया था। LNT के पास जो हमने कोरियन के SP गन्स बनाए थे वज्र, तो उनके हल का पूरा डिज़ाइन उनके पास था, वो बनाते थे। तकरीबन उसी हल को लिया हुआ है। और DRDO और बेल्जियन
इसने बनाया है आपका टरेट, गन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, बाकी सारा DRDO के मदद से किया हुआ है। और काफ़ी प्रोटेक्शन जो अभी गाज़ा और ख़ास करके यूक्रेन की लड़ाई में हुई है कि टैंकों को साइड से हिट किया है, तो कोई अगर अब उसको देखे तो साइड में भी पूरे ट्रैक का तकरीबन नीचे तक काफ़ी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कमिंस का इंजन है उसमें, और हाल ही में खबर आई है कि रोल्स रॉयस ने बोला है कि आपको इंजन चाहिए तो वो तो हर चीज़ के लिए इंजन देने को तैयार है। रोल्स रॉयस वाले, हाँ वो तो आपका बिल्कुल, वो प्लेन का इंजन भी, आपको फाइटर इंजन भी देने को तैयार है। आपके शिप्स के लिए, आपको सबमरीन के लिए, आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए वो इंजन देने के लिए तैयार है रोल्स रॉयस। विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेड इन इंडिया। सो जोरावर जो अभी है, मतलब DRDO ने निकाला है, अभी इसके पूरे यूज़र ट्रायल्स हो। यूज़र ट्रायल्स इंडियन आर्मी का बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इतना स्ट्रिक्ट मैं कह लूँ कि अगर एक इक्विपमेंट को इंडियन आर्मी ने क्लियर कर दिया है तो वो OEM दुनिया में जाके बोलता है ये ले लो, ये इंडियन आर्मी ने क्लियर कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी कंट्री पलक झपकते उसको खरीद लेती कि भाई साहब इंडियन आर्मी ने ट्रायल्स के बाद एक्सेप्ट किया है तो मतलब ये ठीक है। लाइक ड्राइविंग में आप ऑलमोस्ट बिटवीन 2 to 5,000 किलोमीटर्स रगड़ते हो, फायरिंग का पूरा दिखाते हो, जितने गन का जैसे वेयर होता है तो एक EFC होता है, तो उसके लिमिट तक आप दिखाते हो तो इतने राउंड्स फायर करोगे, इफेक्टिव होना है, क्रू के कंफर्ट के लिए किस तरह क्या है, तो काफ़ी डिटेल में वो बनता है उसका ट्रायल के लिए रिपोर्ट। और वो पूरा जैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड लेह में है, लद्दाख अपने इधर सिक्किम में भी है, तो उधर सब ट्रायल्स करके आएंगे वो। एक अब जो कमी पेशी निकल के आएगी, फौज बताएंगे उनको कि यार इसको अपग्रेड कर दो, इसको ठीक कर दो, होने के बाद फिर एक्सेप्टेंस आता है। एक बार ट्रायल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाए फिर वो जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में और एक्सेप्टेंस दे देते हैं, और फिर अप्रूवल आता है उनसे कि ठीक है आप खरीद। तो देयर इज सम फ्यू डिस्टेंस टू ट्रैवल एज फार एज जोरावर इज कंसर्न। तो आम जनता को बता रहा हूँ, फिर उन्होंने निकाल दिया, मतलब फौज के अंदर अभी आई नहीं है, अभी ट्रायल्स वगैरह होंगे तो कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे उसको बिफोर इट विल स्टार्ट कमिंग इन फॉर दी टैंक्स। एंड इट्स अ लाइट टैंक। कई लाइट टैंक किसे कहते हैं, हेवी टैंक किसे कहते हैं? हैवी होता है जो 70-80 किलो तक चला जाता है, ये कॉन्सेप्ट 80 टन तक। हाँ, टन्स में। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कई पत्रकार बहुत लूजली यूज़ करते हैं, मेन बैटल टैंक। ये मेन बैटल टैंक नहीं है। ये मेन बैटल टैंक आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाइट टैंक्स भी थे, मीडियम वेट के टैंक्स भी थे 40-50 टन्स के, और हैवी टैंक भी आ गया था, जैसे जर्मन का टाइगर टैंक, हैवी टैंक। इन्होंने सोवियत यूनियन ने अपना स्टैलिन टैंक भी बनाया था, जोसेफ स्टैलिन। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब तक ख़त्म हो रही थी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो दोज वर हैवी टैंक्स। सो देन लोगों ने डिसाइड किया कि यार बैठ के देखें, एक ही टैंक अगर सारा रोल कर दी, जैसे अब मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बोल, सो मेन बैटल टैंक इज अ मल्टी रोल टैंक। ओके, सो इट कैन वर्क फॉर द लाइट टैंक, मीडियम टैंक एंड हैवी टैंक। So that is what is called an MBT, essential concept of MBT। ना कि जो आपके पास तादाद में ज़्यादा हो तो वो मेन बैटल टैंक है, नहीं। MBT का मतलब ये होता है, लूजली इस्तेमाल करते हैं लोग, ये लाइट टैंक है, क्योंकि खास लिख के दिया था कि 25 से 30 टन के वेट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चीन ने सुनाया भी एक नया लाइट टैंक बनाया उसके Z-15 के एवज में, वो तो तकरीबन 40 टन का है, तो वो किसी अंदाजे में लाइट टैंक नहीं माना जा सकता। मीडियम, इट्स अ मीडियम टैंक एंड यू कैन ब्रिंग इट वेर एवर। मीडियम टैंक कहीं भी जा सकते हैं, अभी तो हमारे T-72 ऊपर है,
So that is the essence of as far as Zorawar is concerned. जब इसी में है तो अभी एक ये यानी काफ़ी खुशी की बात है कि जो लेटेस्ट T90 का अपग्रेड हुआ है Mark 3, completely Indian technology, designed and developed and made in India. ये फायदा डायरेक्ट हमें हुआ है यूक्रेन लड़ाई की कारण। अच्छा, ऐसे कैसे? यूक्रेन लड़ाई के पहले हमने कुछ टैंक भेजे थे और उनको रशिया को ऑर्डर दिए थे अबाउट 400 प्लस T90 अपग्रेड्स के लिए। गए तो थे, लड़ाई छिड़ गई। अब उसकी इंडस्ट्री अपने लड़ाई के लिए सामान बनाने लगा, तो उसके बाद फिर उनसे डील हो गया कि ठीक है आप खुद ही अपग्रेड कर लीजिए। तो एवरीथिंग जो उसका इंजन है, उसका फायर कंट्रोल सिस्टम है, गन कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर जो रेडियो सेट बना है विच इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रेडियो विच इज़ द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड, कि इट इज़ नॉट अ टिपिकल रेडियो सेट, इट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सो यू कैन यूज़ इट इन मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारा ये T93 में आ गया है। अब वो ट्रायल भी हो गया और फर्स्ट लॉट ऑफ टैंक्स ये अभी फौज में आने लगे हैं और उम्मीद है सारे T90 अपग्रेड हो जाएंगे और उम्मीद है कि इसमें से जो कुछ आप T72 में डाल सकते हैं वो भी आप डाल के उनको अपग्रेड कर दें। इसका एक प्रचलन शुरू हुआ है। जो एक स्टूडेंट EME के उन्होंने बनाया था, जो T90 का टरट को T72 के हल के साथ मेल करा दिया। तो टरट हल क्या होता है? टैंक के एक निचला हिस्सा होता है जो अपने जो ड्राइविंग स्टिक होते हैं, कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है, दो स्टिक होते हैं जो ब्रेक कर देता है एक साइड ट्रैक को या दूसरे साइड ट्रैक को टर्न करने के लिए। तो ड्राइविंग का फाइटिंग और आपके ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट, पावर पैक, वो सारा कुछ हल होता है। उसके अंदर एक बड़ा सा सर्कल होता है जिसको रेसेस बोलते हैं, जिसके ऊपर टरट फिट होता है और नीचे एक सर्कुलर प्लेट होता है जो घूमता है। ये टरट 360 डिग्री घूमता है, इसको फाइटिंग कंपार्टमेंट। तो उसके ऊपर T72 के हल के ऊपर उन्होंने T90 का सक्सेसफुल मीटिंग कर दिया। कोर्स कर रहे थे, एंड एक्सेलेंट जॉब दैट ही हैज डन दिस। अब इसको अगर आगे ये ले चले तो T93 के तकरीबन इक्विवेलेंट आपका T72 भी बन जाएगा। जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की बात कर रहे हैं या फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की बात कर रहे हैं, अभी वो कागज़ों में है। RFI वगैरह भेजा हुआ है, वो अपडेट कर रहे हैं कि भाई हमें इसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स चाहिए। जैसे जोरावर में बोला हुआ है, अभी टेस्ट करेंगे वो कि भी AI कंपैटिबल होना चाहिए और उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम होना चाहिए। एंड सम रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उसमें ये सिस्टम होना चाहिए कि आप जो ऊपर UAV या ड्रोन भेजे हो कमांड टैंक के अंदर, क्योंकि एक होता है जो कमांड करता है 14 टैंक को, तो उस कमांड टैंक के अंदर, उस कमांड टैंक बोलते हैं, तो उस कमांड टैंक के अंदर आपको डायरेक्टली UAV का फीड आ सकता है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए उसमें डाला हुआ है कि उनके पास सिचुएशनल अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये चीज़ें और आगे डालने वाले हैं FRCV और FICV में। 2-3 दफ़ा RFI निकला हुआ है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि वो थोड़ा 10-15 साल आगे आपको मिलेगा। तो ये जो FCVs है, FRCV या FICV, ये ट्रैक्ड नहीं होते? नहीं, ये ट्रैक्ट है कि जो FRCV है वो टैंक के लिए है। तो अभी उसमें अभी एक बातचीत चल रही है कि अगर आपको ये सारे सिस्टम्स वगैरह लाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह, तो महंगा पड़ेगा। तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उसके ऊपर ही आप, बेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना टैंक, फ्यूचर टैंक बना दीजिए जो FRCV है, या फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बना दीजिए। प्लेटफॉर्म एक ही रखिए तो आपके पास सिस्टम में काफ़ी कॉमनैलिटीज आ जाती, पैसे बच जाते। जैसे लेटेस्ट जो रशियंस ने निकाला था 2014 में, उनका आर्माटा टैंक T14,
अब वो आर्माटा एक प्लेटफॉर्म है, उसी के ऊपर उन्होंने टैंक बनाया है, उसी के ऊपर उन्होंने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाई है, उसी के ऊपर उन्होंने अपना ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स भी माउंट कर रखे हैं, जिसको हम एसपी गन्स बोलते हैं। उसी के ऊपर, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैक्ड एयर डिफेंस गन्स भी माउंट कर रखे हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब कुछ है। ब्रिजिंग के लिए डालना है, आपके रिकवरी व्हीकल चाहिए, आपको जो भी स्पेशलिस्ट व्हीकल चाहिए वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म एक रहेगा आपके पास। तो ये प्लेटफॉर्म क्या पुराना है? इसका क्रिटिसिज्म मैं देख रहा हूँ आ रहा है कि साहब की ये नहीं, जोरावर वाला प्लेटफॉर्म पुराना है। एफसीवी तो अभी आया नहीं, दैट इज फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल तो है ही नहीं, तो कैसे बोले कि आईसीवी का कोई बोलेगा, क्योंकि आपको वेट कम करना है और साइड में प्रोटेक्शन दिया है। तो साइड से कभी देखोगे तो वो लगेगा कि ये तो बीएमपी जैसा लग रहा है। नहीं, ये बीएमपी जैसा है, दिखने में शायद आपको लगे, लेकिन बीएमपी का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एलएनटी ने बनाया है, जो K9 वाला लेटेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो उसको डेवलप करके बनाया है। चलिए अब थोड़ा नई आर्टिलरी गन्स जो आ रही हैं उनकी भी बात करते हैं। आपने K9 की बात की, जो वज्र है, तो ये जो आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है ये मोबाइल है? हाँ, आर्टिलरी तो सारे मोबाइल होते हैं। एक टोड आर्टिलरी होता है, तो जिसमें आपके पास एक ट्रक होता है, उसके पीछे आपका आर्टिलरी गन टो होके जाता है, जिसको हम टोड आर्टिलरी बोलते हैं। अमूमन आर्टिलरी टोड आर्टिलरी होता है। एक होता है जैसे हमने मॉडिफाई किया हुआ है कि जो आपकी ट्रक है, ट्रक के बॉडी में ही आपका गन होता है। बेसिक प्रॉब्लम होता है, जैसे टैंक का गन है, हम फायर करते हैं तो एक पूरा रिकॉइल सिस्टम होता है उसके अंदर, ताकि वो जो झटका लगा फायर करने में तो वो पूरा पीछे हट के दोबारा अंदर जाता है। आप राइफल फायर करो और सेमी ऑटोमेटिक राइफल, आपने राउंड को फायर किया तो वो बैरल ब्रीच ब्लॉक जो है पीछे जाता है और आगे आपका राउंड दोबारा बैरल में चेम्बर हो जाता है। यहाँ पे पूरा गन बैरल का बैरल पीछे जाता है, क्योंकि अलग से ब्रीच ब्लॉक नहीं होता है, ब्रीच ब्लॉक गन बैरल के पीछे होता है। सेम विद आर्टिलरी। तो बहुत लंबे ट्रेल्स होते हैं, हैवी ट्रेल्स, जिसको डिग डाउन करके रखना पड़ता है, तो ताकि गन ना उलट जाए, उसी जगह पे रहे। तो आपने अभी सिस्टम्स बनाए हैं जो ट्रक पे माउंटेड है आपकी आर्टिलरी, और ट्रेल्स से नीचे आप डाल के खड़ा कर देते हो। जो ट्रक है उसके साइड से भी उसका लेग्स अंदर जाके खड़ा हो जाता है, आप फायर कर सकते हो। वो तो ट्रक माउंटेड हो गए। देन यू हैव दिस विच इज़ योर वज्र, जो आपके टैंक सिस्टम के ऊपर आपका आर्टिलरी गन माउंटेड। तो हमारे पास होते थे हम पहले 105 वाला, फिर अपने इसके ऊपर भी माउंट किया था, अर्जुन के ऊपर, विजंत के ऊपर भी माउंट किया था 130। अब ये 155 है, वज्र के ऊपर माउंटेड है, प्रॉपरली ट्रैक्ड है, एंड इट कैन मूव फास्ट। और आपका क्रू उसके अंदर होता है, पीछे से खुलता है, अंदर से एम्यूनिशन वगैरह आता है और आप फायर कर लेते हो। अभी वी आर गोइंग इन फॉर आवर ओन, जैसे अपना धनुष है, जो हमारा जो पुराना बोफर्स का डिज़ाइन था उसको लेके आपने इम्प्रूव किया है। एक गन्स में होता है, टैंक गन में भी होता है, आर्टिलरी गन में भी होता है, सब गन्स में होता है, जिसको बोलते हैं कैलिबर लेंथ, कि आप गन बैरल कितना लंबा ले जाते हो, उसका एक लिमिट होता है। मैं साइंस में नहीं जाऊंगा उसमें। तो आपके जो हमारे पास अपने 155 गन्स है, ये 39 mm कैलिबर लेंथ मतलब जितना उसका कैलिबर है 155 मल्टीप्लाइड बाई 35, दैट इज द लेंथ ऑफ योर कैलिबर, जो बोफर्स हमारे पास। तो एक धनुष में इसको 45 किया है, और एटैक्स में अभी हम और बढ़ा के इसको 52 कर, तो रेंज बढ़ जाती है। रेंज बढ़ती है। इसी में मैं बता दूं, IIT के साथ हूँ मैं, और जनरल शंकर के साथ हूँ मैं। वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्टाइल इट हैज नॉट बीन मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रैमजेट को यूज़, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, एंड इट इंक्रीजेस द रेंज 2 to 3 times।
2-3 times. Artillery gun firing 150 kilometers. Currently we are designing a tank के लिए भी Ramjet FSA PDS, which will give you extensive, it will increase your muzzle velocity 1.5 times. अभी 1 kinetic joule का impact होता है जब टारगेट पे लगता है. ये जब अभी इनिशियल स्टेज में है, फाइनल जब डालेंगे तो अभी तक जो कैलकुलेशन किया है, यू विल हैव द 3 times द काइनेटिक एनर्जी हिटिंग द टैंक. पेनिट्रेट भी नहीं करेगा तो हल टर्रेट उड़ के चला जाए. These 2 designs are not available anywhere in the world. It is homegrown or designed by our people in IIT, by the professors and the MTech. Great. और आर्टिलरी के लिए तो पीछे कहाँ से ऑफर्स आए और कितने $million के ऑफर्स आए, बट हम देने को. तो ATACS में और धनुष में क्या अंतर है? धनुष इज ओनली 45 कैलिबर लेंथ. धनुष में जो एग्जिस्टिंग 130s है, एक तो एग्जिस्टिंग 130s को हमने मॉडिफाई कर दिया है, और धनुष है जो बोफर्स का डिज़ाइन था उसी को हमने 45 कैलिबर लेंथ 155-39 को आपने 155-45 कर दिया. ATACS इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 155-52. ओके, रेंज कितनी इनकी? रेंज आप जैसे देख लो, बोफर्स का भी अबाउट 30 होता है, धनुष भी इज अबाउट 35, ATACS will go up to 40. But the moment you start putting our rounds, so the next thing that we are doing it is looking at 2 things. One is the telemetry of that round, so that you look at the telemetry and you get to know where it has fallen and precision firing जाता है. दूसरा is putting precision. छोड़ने सा using अपना both our Navik and INSS, so that goes precisely where you want. अच्छा, आपने नाविक और INSS की बात की, तो क्या अब हम पूरी तरह से US GPS सिस्टम से बाहर आ गए? बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली यू यूज़ ऑल. आप कंपैटिबिलिटी हम ला रहे हैं कि GPS भी यूज सकते हो, ग्लोनास भी कर सकते हो, नाविक भी कर सकते हो. बिकॉज GPS ग्लोनास कब कोई बंद कर दे आपको पता नहीं. सिमिलरली नाविक तो हम डाल रहे हैं. अब चाइना इज़ मिलिटराइजिंग स्पेस, तो अगर वो हमारे सैटेलाइट को हिट करे, हमारा नाविक नहीं काम करे, तो इसीलिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हम रखते हैं एज अ बैकअप. ओके. और उसमें एक नया सिस्टम हम लेके आए हैं विच कैनॉट बी जैम्ड. विच कैनॉट बी जैम्ड. आई वोंट टेल मोर देन दैट. इट कैनॉट बी जैम्ड. ओके. इट कैनॉट बी डिस्टर्ब. इसका चाइना से कंपैरिजन करें, वहाँ कुछ इस तरह का उनके पास जो किसी के पास नहीं. उनके पास क्या कैलिबर और राउंड्स है? 152 और ज़्यादा 155 पे आए वो सारे. उनके रीमेक है ऑफ द रशियन, रीडिज़ाइन ऑफ द रशियन, वो उन्होंने किया हुआ है. बट दे वोंट हैव दीज न्यू एमिनेशन. हमारे वैसे आर्टिलरी पीसेस की क्या रिक्वायरमेंट है? आर्टिलरी पीसेस, सी फ्यूचर वॉर जो आ रहा है, जो अभी आपने देखा है, इस जो अ मॉडर्न वर्जन ऑफ ब्लिट्सक्रीग. ब्लिट्सक्रीग में तो आर्टिलरी एंड देन एयर होता था. नाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज आर्टिलरी एज पार्ट ऑफ योर मनोवर. उधर आरटी वॉज यूज टू सप्रेस द एनिमी एंड देन यू मूव. Here it is not just suppression, firepower, whether it be RT, air, drones, loiter munitions, even your UCAVs, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो is not just for destruction of the ammunition, but also as a maneuver. कि भाई मैं इस तरफ maneuver जा रहा हूँ, ये फायर्स इस तरफ जा रहे हैं ताकि दुश्मन वहाँ से यहाँ नहीं आए, और उसको मैं मेरे सेलेक्ट किलिंग ग्राउंड के अंदर लेके आऊँ जहाँ पे मैं मारूंगा. कई लोग बोलते हैं यार यूक्रेन की किस तरह से लड़ाई है. यूक्रेन में जो लड़ाई है
वो रशिया ने मनूवर की नहीं की, एक कोशिश की थी छोटी सी, जो शुरू में कीव तक आए थे, वो सोचे थे कीव गिर जाएगा। तो फौज में हम एक बोलते नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। कितना भी आप बोलो कि भाई वो देश लुढ़क रहा है, जो आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आप कभी वायलेट मत करो, नहीं तो वो वीक एनिमी भी आपको परास्त कर। आप गए किस लिए थे कि भी वो सरेंडर करेगा? अगर नहीं, सलो आपका कंटिंजेंसी प्लान क्या था? अगर सरेंडर नहीं करेगा तो आप क्या करने वाले? था ही नहीं आपके पास, आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आप वापस चलेंगे। और अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप लड़ाई कर रहे हो, कभी 100 गज चले गए, कभी 500 गज चले गए, कभी 50 गज चले गए। ये इससे मैं कोई ज़्यादा इस तरह की लड़ाई की स्ट्रैटेजी से मैं कोई अपना निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। बट यस, जिस तरह की फायर पावर की इस्तेमाल हुई है, उससे जाहिर है कि फायर पावर अलोन विल नॉट विल यू वॉर। फायर पावर अगर आप डालते हो तो उसके साथ आपके ट्रुप्स ने भी जाके उसको कब्जा करना है। बूट्स, चाहे आप टेम्पररी टैंक्स, मैकेनाइज्ड फोर्स को भेजो, फिर इन्फेंट्री ने भी आना है, बूट्स ऑन ग्राउंड होना है। तो फायर पावर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड बैटल, और उसमें आर्टिलरी की रिक्वायरमेंट और आएगी। आप और आर्टिलरी अभी टॉक कर रहा है व्हाट, लॉइटर म्यूनिशन। ये ड्रोन्स और लॉइटर म्यूनिशंस, इसी टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ पे? काफ़ी आगे है, ड्रोन्स तो बहुत आगे हैं हमारे पास। और एंटी, क्योंकि 2 साल पहले तो कहते थे कि साहब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान से भी पीछे हैं। नहीं, वो तो पाकिस्तान के पास जो था वो तो चीन को दे रहा था, लेकिन हमारे लोग, कई लोग हैं जो केवल डीआरडीओ की तरफ देख। डीआरडीओ इज नॉट द ओनली वन हु इज डिजाइनिंग डिफेंस रिक्वायरमेंट। अभी एक कंपनी है, वो तो कितने सालों से छोटे ड्रोन्स बना रही है फॉर टेस्टिंग द हाई टेंशन वायर्स। उसमें सेंसर्स लगा हुआ है, वो 200 फीट ऊपर जाती हैं, 100 फीट ऊपर जाती हैं, तारों के पास जो टावर लाइन गया हुआ है उसमें वो चेक कर लेते हैं कहाँ से गर्म हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई चीज़ चेंज करना है। तो टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, यू जस्ट हैव टू ट्वीक व्हाट इज देयर टू यूज द सिस्टम। लोग बहुत चटक हैं, दे हैव ऑलरेडी डन दैट। अभी जब आप ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोदी जी कहते हैं महिलाओं को दिए हुए हैं फॉर स्प्रेइंग द फील्ड्स, सेम ड्रोन विद द ट्वीकिंग कैन बी यूज्ड बाय यू आल्सो फॉर लड़ाई। अंतर तो कुछ नहीं, सिस्टम डिफरेंट है कि किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, आराम से कर सकते हो। अभी तो इतने सारे ड्रोन आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर। नाउ यू हैव अ होल लॉट ऑफ ड्रोन्स कमिंग, स्वार्म टेक्नोलॉजी आ गया है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी आ गए हैं जो आप खरीद रहे हो। स्वार्म टेक्नोलॉजी में अभी 2 चीज़ें हैं, या तो हर एक ड्रोन में एआई डाल दो, बड़ा महंगा हो जाता। एक सोच है कि भाई जैसे मधुमक्खियाँ जाते हैं, बीज जाते हैं, तो एक क्वीन बी होती है जो ऑर्डर देती है और सारे वर्कर बीज जाके काम कर। उसी कॉन्सेप्ट में कि एक मदर ड्रोन होगा विच विल बी एआई कंपैटिबल, विच द यूजर कंट्रोल्स फ्रॉम हियर। ही हैज, या तो ही हैज ऑलरेडी गिवन इन द ऑर्डर्स एंड द यूजर हैज द राइट टू ओवररूल एंड चेंज द ऑर्डर्स जो वो दिखता है उसको। अब वो देखने के बाद ये मदर ड्रोन एआई के थ्रू सारे ड्रोन्स को ऑर्डर दे देगी और स्वॉर्म विल वर्क एज अ स्वॉर्म एज ऑर्डर्ड फ्रॉम हियर। तो उसके ऊपर भी अभी काफ़ी काम होना शुरू हो गया है स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। तो स्वॉर्म का तो हम अपने आर्मी डे में पिछले 2 साल से दिखा रहे हैं, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी से ड्रोन हो रहा है। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी से ड्रोन तो आपको वाराणसी के घाट पे भी दिखाया गया था, अला प्रयागराज के घाट पे भी दिखाया गया था, जहाँ पे वो उन्होंने पूरे फॉर्म्स बनाए थे, ओम बनाया था, फॉर्म्स बनाए थे। दैट इज़ व्हाट इज ऑल स्वॉर्म टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। अगर वो ओम या बाकी कुछ बना सकता है
तो उसी का मेरे सॉफ्टवेयर को ट्वीक करके मैं डालूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट भी वो कर देगा. सो यू हैव क्वाइट. ये अभी जो एक ड्रोन का एक्सटेंसिव यूज़ आज़रबैजान वर्सेस आर्मीनिया के वॉर में हुआ था, और उसमें आर्मीनिया को ख़ासतौर से उनके टैंक्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ा. तो ये वाले ड्रोन्स भी हैं क्या हमारे पास? यू कैन ड्रोन्स के साथ यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. यू माउंट, you can have the kamikaze drones also. The drones itself is filled with TNT RDX. और वो सीधे अपने टारगेट पे जाके ब्लो अप हो जाएगा. लो कॉस्ट वाले होते हैं. अभी तो जैसे यूक्रेन भी कर रहा है और सब तरफ ये आ रहा है, पेपर का बना हुआ है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है, हार्डबोर्ड का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है. महंगे नहीं होते हैं. आप उसको फोड़ना है तो उड़ के जाता है और फूट जाता है. महंगा भी नहीं होता, आपको फर्क भी नहीं पड़ता है. सो ऑल दीज आर कमिंग अप एंड उसके प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर ऑल्सो कमिंग अप ऑन टू द टैंक्स. अगर जोरावर को नज़दीक से देखोगे तो टॉप अटैक और साइड अटैक सब, जैसे मैंने बोला, ये सारा टॉप अटैक, साइड अटैक, फ्रंट अटैक, रेयर अटैक, सबके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है. तो ये तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में ड्रोन्स का काफ़ी रोल रहेगा. जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उसमें भी हम बहुत डेफिशिएंट रहे हैं. जैसे स्नाइपर राइफल्स की प्रॉब्लम हमारे पास रही है, हमारे पास आपके LMG MMG इनकी प्रॉब्लम रही है, या फिर असॉल्ट राइफल्स की प्रॉब्लम रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की प्रॉब्लम रही है. इनके बारे में क्या है? हाँ, पहले हम क्या होता था कि प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाते थे, इसीलिए काफ़ी दिक्कत होती थी. जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या DRDO हो, उनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी होता था. अब जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स को ले आए हैं अंदर, और असॉल्ट राइफल में आप तो अभी देख लो AK-203 आपका तैयार हो गया, और असमी है जो आपके कार्बाइन है, वो डिज़ाइन हमारे कर्नल साहब ने इन्फेंट्री के डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी आ गई. एज फार एज दी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहले जो बनते थे वो DRDO वगैरह डिज़ाइन करते थे, TBRL में टेस्ट होता था, मेटल का वो बनता था. अब प्राइवेट प्लेयर के थ्रू धीरे धीरे सारे आने लगे हैं जो केवलर के साथ हैं और काफ़ी लाइट है. वो तो हमने भी पहने हुए हैं, वो काफ़ी भारी होते थे. आपका पटका भी होता था जो भारी होता था, तो हेड के लिए. अब तो केवलर आ गया है विच इज़ लाइटर. सिस्टम्स आर मूविंग फर्दर वेयर वर्क इज़ गोइंग ऑन टू गिव इकोस्केलेटन्स, कि पहाड़ों में चढ़ने में आपको आसानी हो जाए. सो इफ़ यू आर एबल टू क्लाइम X डिस्टेंस, और थोड़ा वेट करना पड़ता था, यू मे गो X+½ और 2X डिस्टेंस. और देन LMG MMG तो इसमें आ जाएगा. एज फार एज स्नाइपर इज कंसर्न, यस, हमारे पास वो सोवियत वाले आते थे, ड्रैगोनोव. अभी लेटेस्ट है, एक कंपनी है बेंगलोर में, वे हैव सक्सेसफुली मेड देयर स्नाइपर राइफल. इट इज़ ऑलरेडी बीइंग सोल्ड अब्रॉड. तो उसके ऊपर नज़र है कि रिप्लेसमेंट में इनको लेके आ जाए स्नाइपर्स राइफल्स को अंदर. सो उस एंड केवल राइफल का नहीं होता है, इशू ऑल्सो कम्स दैट उस सिस्टम के लिए एम्युनिशन भी बनाना है. सो अभी धीरे धीरे वो भी खुल रहा है, सो दैट योर कैपेसिटी टू मेक एम्युनिशन इंक्रीजेस. अगर आपके पास एक ही फैक्ट्री है जो एम्युनिशन बना रहा है, then the availability of ammunition gets restricted to the capacity of that factory. So if you have some private players also coming who have now applied and licenses are being given, तो उसमें आपको और capacity आ जाता है to make your ammunition. Because ammunition का क्या है, इनका एक life होता है. उसके बाद फिर आपका DGQA आते हैं, ऑर्डिनेंस वाले आते हैं, एंड दे चेक एंड दे गिव यू अ लाइफ एक्सटेंशन. उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना होता है, बिकॉज जो भी प्रोपेलेंट्स आप यूज़ करते हैं अंदर, उनका एक लाइफ होता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं. और सबसे ज़्यादा ख़राब होता है जो मेन हाई प्रोपेलेंट होता है पीछे,
जहाँ पे आपका फायरिंग पिन लगता है। अमूमन पहले हमारे टाइम में मर्क्यूरी फर्मिनेट यूज़ हुआ होता था, वो जल्दी डीके होता था। अभी तो सिस्टम आ गया है कि उसको आप वापस भेज दो फैक्ट्री में, वो खोल के नया डाल के आपको दे देंगे, बट उसके अंदर आपको फायर करना होता है। तो आपके लिए ट्रेनिंग एम्यूनिशन भी चाहिए फायरिंग के लिए, एंड यू नीड एक्स अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन विच इज़ केप्ट विद यू फॉर फाइटिंग अ वॉर, टू सेपरेट। सो रिक्वायरमेंट ऑफ एम्यूनिशन होता है, तो वो टर्नओवर भी करते हैं, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी और आने लगे हैं, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तो जैसे अभी हिस्से बढ़ गए हैं, कॉर्पोरेटाइज हो गए हैं। हाँ, ये भी मैं पूछने वाला था कि आपका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट इट्स अ हो रहा गुड वे है, क्योंकि उनको सबको 5 साल का दिया हुआ है कि कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5 साल के लिए गवर्नमेंट उनकी हाथ पकड़ेगी। देर आफ्टर दे हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट नहीं देगी उनको पैसा, तो मे बी द गवर्नमेंट विल ओनली सपोर्ट देम फॉर रेवेन्यू, नॉट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लाइक AVNL वाले चेन्नई में है, वो हमारे साथ आए हैं, उनको हमने 2-3 मीटिंग उनके साथ हो गई हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। अभी तो वो खुश हैं, उनकी T93 उनको मिल गया है पूरा प्रोजेक्ट, अभी 474 टैंक्स के लिए है और बाकी भी आ जाएंगे। तो ये चलता रहेगा, लेकिन उनको एक प्रोसेस हमने बताया है कि एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, दूसरा आएगा, तो उसके बीच में आप क्या क्या कर सकते हैं। है? ये R&D में कितना इन्वेस्टमेंट करता है? वही अभी पुश कर रहे हैं, बिकॉज इनके R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन DRDO। तो अभी जो बात हुई है हमारी IIT के साथ, IIT में जो मैं हूँ AVNL के साथ, कि हाउ टू इम्प्रूव देयर R&D, तो उनके R&D को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से IIT एंड AVNL कैन टुगेदर टेक इट फॉरवर्ड। बिकॉज IIT भी मतलब उतना ही हेल्प कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं, और वो क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। लाइक वी हैव गिवन देम एन एग्जांपल कि आपको R&D के लिए यू नीड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, तो वी हैव गिवन देम एन ऑफर कि हमारे MTech के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप उनको जो भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए, जिसके ऊपर आप काम करवाना चाहते हैं, दे दीजिए। 8-10 स्टूडेंट को आप फंड कर दीजिए MTech के लिए। MTech स्टूडेंट को हमने कहा गवर्नमेंट से भी स्टाइपेंड मिलता है, आप भी स्टाइपेंड देंगे, डबल स्टाइपेंड होगा, कंपटीशन विल बी गुड, यू विल गेट गुड स्टूडेंट। तो कई अच्छे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि यहाँ डबल स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। उनमें से आप देख लो आपको कितनी ज़रूरत है। हमने कहा अगर आपको 10 है तो आप 15 को टैप करो, और उनको ये बोल दो जो ये 10 टॉप 10 होंगे, अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे, हम उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। वो तो मैंने पलंग तोड़ के पूरा काम करेंगे आपके लिए। और कुछ हमने कहा PhD का भी देख लो, क्योंकि PhD का ये होता है वो सुपर स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी हो जाता है। MTech से वो ले लिया, MTech में रेंज थोड़ा वाइड होता है और PhD का थोड़ा नैरो होता है। तो एक अगर कोई PhD स्टूडेंट हमारे पास है जो आ रहा है, या आप कोई बता देते हो कि ये फील्ड में इस तरह का चाहिए, हम उसको एडवर्टाइज कर देंगे। आते हैं 2-4, आप उनको भी ले लो, देन यू ऑब्जॉर्व देम, एंड देन देयर इज एन अम्बिलिकल लिंक बिटवीन योर R&D एंड IIT। कई एक हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे म्यूनिशंस इंडिया ने शुरू कर दिया है, देयर इज एन अम्बिलिकल लिंक। वो कहीं फंसते हैं, हमको बता देते हैं, हम कहीं फंसते हैं एक्सप्लोजिव एग्जामिनेशन में, हम उनसे बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसते हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, वो हमसे बात करते हैं। सो इट इज बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। करेक्ट। उम्मीद है AVNL भी ले लेगा, और इसी तरह से आई एम श्योर ऑल दी अदर 4 कॉर्पोरेटाइज्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्रुप्स विल ऑल्सो बी डीलिंग विद कानपुर। हमारा तो कुछ चीज़ों के लिए तो हम तो IIT कानपुर और IIT बॉम्बे से भी बात करते हैं। तो उसी तरह से these groups I am sure will be talking to all these। तो ये जो हम
हमारे सर्विस टाइम में हम बात करते थे सिविल मिलिट्री एकेडमी ऑफ फ्यूजन, ये अभी मेरे को एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आई सी इट हैपनिंग ऑन ग्राउंड एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। देर आए दुरुस्त आए। चलिए बात करेंगे एयर प्लेटफॉर्म की और एयर डिफेंस सिस्टम्स की। तो पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स का लेता हूँ। अभी इतना मतलब यूज ऑफ एयर स्पेस हो गया है, एयर डिफेंस सिस्टम हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे यू कैन यूज काइनेटिक, और अभी काफ़ी काम हो रहा है फॉर नॉन काइनेटिक, वे लेजर्स वगैरह यूज करते हैं। पल्स लेजर is also being used. How effective is laser? Quite effective, but power source has to be there. If you can have a large enough power source, then the pulsed laser also will be able to destroy or deflect the object. ड्रोन्स में जैसे मैंने कहा, एक और सिस्टम काम हो रहा है इन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, where you take control of the drone. You hack into his control system, and you take control of the drone and bring it down. So ऐसे 2-3 इसके ऊपर तो काम हो रहे हैं। एयर डिफेंस में is always a layered air defense. Very long range, medium range, short range, and quick reaction. और एयर डिफेंस इज ऑलवेज लेयर्ड। क्यों? ये इसलिए है कि जब दुश्मन को पता है आपके पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम का सबको ओपन सोर्स से सब कुछ पता लग जाता है कि इसकी काबिलियत कितनी है, एट वन टाइम कितने टारगेट्स को इफेक्टिवली एंगेज कर सकता है। सो लेट अस प्रिज्यूम दैट सिस्टम कैन एंगेज 20 टारगेट्स, वो 30 या 40 भेजेगा। सो दैट वन सिस्टम कैन टेक आउट 20, बचे 20 तो निकल गए। सो इफ यू हैव अ लेयर्ड सिस्टम, अगर एक से निकला तो दूसरा लेगा, उधर से निकला जो बचा है तो तीसरा लेगा। नेक्स्ट इज अ मिक्स ऑलवेज, स्पेशली फॉर short and medium range, short range and quick reaction, you always have a mix of missiles and guns. उस मिक्स के अंदर अभी आ रहा है जो लेजर सिस्टम में बोल रहा था। Okay. Essentially for at the moment for short range and for quick reaction, the last point defense जो बोल रहा है। So इस तरह से आपको layered grid बनाना है। तो जैसे हमारे पास S-400 है, तो वो अकेले नहीं है। S-400 इज योर लॉन्ग रेंज वन। तो उसके बाद आपके पास आकाश है, न्यू आकाश, देन यू हैव योर आकाश, देन यू हैव योर शॉर्ट रेंज एंड क्विक रिएक्शन। उस सारे का हम जो बनाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर लगता है उसमें, और हम अपना ग्रिड बना देते हैं। एंड सो इट इज़ अ ग्रिड ऑफ नॉट जस्ट द आर्मी अलॉन्ग विद द एयर फोर्स, बिकॉज एरोस्पेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद Air Force. So it's a granular defense, so that जिस इलाके में आ रहा है वहीं के गर्ल्स को आप बोलते हो फायर कर सकते, नहीं तो अगर ब्लू ऑन ब्लू भी होने का काफी चांस होता है। तो ये S-300, S-400, अभी बात S-500 की चल रही है। अभी S-400 के सारे प्लेटफॉर्म्स डिलीवर नहीं हुए हैं, आ रहे हैं अभी, 3 तो हो गए, 2 और बचे। So how effective is S-400 against China 1, against Pakistan 2? See, S-400 is a very effective system. क्योंकि अभी जो यूक्रेन वॉर हो रहा है उसमें S-400 बैटरीज भी हिट हुई है, ऐसा सुना गया है। वही है ना, जैसे आपकी डिफेंस है, अगर आप उस सिस्टम को 20 से 20 को टारगेट कर सकता है, मैं 40 मार दूंगा, तो 20 आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, बाकी 20 तो आपको हिट करेंगे। So then it is a question of overwhelming the defenses, ज़्यादा के ज़्यादा ले आओ। That is why, like I said, यूक्रेन भी लो कॉस्ट ड्रोन्स वगैरह ले रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं है। इट्स अ लो कॉस्ट ड्रोन, तो वो जाके हिट कर देंगे। एसेंस ऑफ S-400 is from 400 meters till about 400 kilometers to about 120 kilometers, the same system takes on everything.
It can take on everything, even a drone, cruise missile, if required, a ballistic missile also. It can take on everything. Unlike the Western system, where THAAD is separate, Patriot is separate, ये Iron Dome is separate, उनके छोटे 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 हैं. ये एक ही सिस्टम है जो सब टाइप्स ऑफ टारगेट को ले सकता है. तो हमारे पास भी तो अलग अलग एयर डिफेंस है ना. पृथ्वी एयर डिफेंस है बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए. पृथ्वी इज नॉट एयर डिफेंस. पृथ्वी इज अ बैलिस्टिक, इट्स अ शॉर्ट रेंज मिसाइल. पृथ्वी इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. तो हमारे इसमें ग्रिड है. S-400 इज पार्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ द एयरफोर्स एंड द आर्मी. इट्स अ कंबाइंड ग्रिड. हम जब बैठते हैं, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. हम जब बैठते हैं, in the last year I was working on these issues also at the larger level. You sit down and work out with the Air Force which are the areas that the Air Force is covering, which are the open areas which I need to cover when I'm going forward. And उसके मुताबिक overlapping grid आप पूरा बना देते हो. It's not just army doing its work on by itself. You can't do that. आप कर नहीं पाओगे. हमारी भी एयरफोर्स के जहाज उड़ रहे हैं. अगर मैं उनके साथ मिल के नहीं करूँगा तो मेरी एडी गन तो अभी जब जा रहा है दुश्मन की तरफ तो ठीक है, वो तो जा रहा है, लेकिन जिस रूट से जाता है वो उस रूट से वापस नहीं आता, दूसरे रूट से आता है. दूसरे रूट से आया और मैं एयरफोर्स के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेट नहीं किया हूँ, तो मेरे रॉकेट्स और मिसाइल्स तो उसको उड़ा देंगे, अपनी जहाज को उड़ा देंगे. सो इट्स एन इंटीग्रेटेड ग्रिड. It is called the Integrated Air Defense Command and Control System, or rather Integrated Air Command and Control Center, IACCC. उसमें हम सब तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नई जो कमांड स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थिएटर के पास होगी. बिल्कुल. वो तो अभी अब इंटीग्रेट हो गए. तो अभी जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, इट विल फ्लो फ्रॉम द थिएटर कमांड एंड राइट डाउन टू द ट्रूप्स. यू विल गेट इंटीग्रेट. जब मैं डिव कमांड करता था, जब हम अपनी वॉर गेम्स करते थे, उस ग्रिड का एक कम्युनिकेशन सेटअप मेरे जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ लगता था. सो दैट हमारे पास कंप्लीट एयर पिक्चर अवेलेबल होता है. मुझे भी, मेरे एडी वालों को भी पता चलना चाहिए. जैसे जॉइंट एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर होता है, वहाँ पे मेरे एयर डिफेंस वालों को पता होना चाहिए कि मेरा जहाज, फाइटर प्लेन है या हेलीकॉप्टर है, इस रास्ते से जा रहा है और इतने बजे इस टाइम को इस रास्ते से वापस आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो उसकी भी खबर मिल जाती कि नहीं, ये अभी आ रहा है, दुश्मन हो रहा है. तो आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो आप नहीं तो कैसे करोगे अगर आप इंटीग्रेट नहीं करोगे. ये हुआ था और वो श्रीनगर में उड़ा दिया था हेलीकॉप्टर अपना. ये अगर IFM अगर आप इंटीग्रेट नहीं करते हो, फ्यूचर वॉर्स इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड वॉर्स. तो वो IFF ऑन नहीं कर रखा था शायद उसने. ऑन नहीं किया. ऐसे कैसे हो गया? अब कई दफ़ा प्रैक्टिस में आप ऑन नहीं करते हो. हम इसीलिए एटलीस्ट हमारे यूनिट में तो जो टास्क हमारा है उसका जब प्रैक्टिस, बार बार वो प्रैक्टिस करते थे एक सेट रूटीन में, जो कॉमन आम जवान को भी याद रहे कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहाँ कहाँ हाथ जाना है. क्यों? कई लोग पूछते थे, जब मैं भी शुरू में गया था मैंने भी पूछा था. इसलिए करते हैं ताकि आपका ये मसल मेमोरी हो जाता है. आँख मीच के भी अगर आपका आँख में भी पट्टी लगा है और आपको बोलो करो तो ठक 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 आपका हाथ वही जाएगा, हर स्विच पे जाएगा, हर चीज़ पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपके मसल को पता है कि मैंने कितना दूर हाथ को लेके जाना है. सो देन यू आर नॉट थिंकिंग, व्हेन यू रिएक्ट ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है. और अगर आपसे चूक, इसीलिए यूनिट में जैसे छुट्टी जाते थे तो वापस आने के बाद उनको दोबारा से हम टैंकों में लगा के
1-2 हफ्ते दोबारा से वो मसल मेमोरी याददाश्त वापस लाते थे, क्योंकि अब यूनिट छुट्टी गए हो, कहीं चले गए हो सकता है ब्रेन में वो सबकॉन्शियस में चला गया हो, आपको याद ना, तो गेट इट बैक। तो कभी कभी ये चूक हो जाता है, वो चूक होता है तो यही होता है। आइए बात करते हैं फाइटर और ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स की। अब फाइटर्स तो यस, जितना सोचा है चाहिए अभी उनमें उतना है नहीं। वो AMCA प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है? AMCA का काफ़ी दिनों से खिंचा हुआ है। अभी लास्ट आई थिंक इंजन वाली प्रॉब्लम है ना शायद। इंजन वाली प्रॉब्लम है, बट अब सबको डर लग जाएगा, क्योंकि रोल्स रॉयस ने तो सारे इंजन ऑफर कर दिए आपको मेड इन इंडिया। जी का कह रहा था वो 414 का, तो आपने उसको काउंटर करने के लिए साफरान से किया। फिर हमारे इलेक्शंस के टाइम में आपने देखा किस तरह से फ्रांस की तरफ से भी चर्चा हो रहा था। आपने रशिया के साथ बात कर ली, वो तो सब देने को तैयार है आपको। ये देखते ही अभी सडनली नई लेबर गवर्नमेंट आई है, क्या इन्होंने नया चोला पहना है, मुखौटा पहना है, या सचमुच दिल से वो चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हो? कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि एक रेडिकल इस्लामिक क्लरिक को तो अरेस्ट कर दिया है उन्होंने अभी आज की न्यूज़ है रोल्स रॉयस ने सब कुछ ऑफर कर दिया है आपको। तो अभी AMC का देखते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं आज इस साल के एंड में तो अगले साल तक कुछ ना कुछ फाइनल 114 जो जहाज है उसका कुछ ना कुछ फाइनलाइज हो जाना चाहिए। और इंजन्स, फिर नाउ दैट यू हैव अ सरफीट ऑफ इंजन्स यू कैन टेक अ कॉल, या इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, सबके बीच में कंपटीशन करा सकते हैं, अभी ये स्थिति है। और अब आपके पास UAVs आने भी लगे हैं, आपके जो मेल और हाई ऑल्टीट्यूड और मीडियम ऑल्टीट्यूड वाले हैं अडानी बनाने लगे हैं विद एल्बिट, और भी कई कंपनियां हैं। एल्बिट वाले तो वापस से इसराइल री एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब वो बना के उनको भी चाहिए। जब मैं चेयर पे था तब डिफेंस सेक्रेटरी के साथ में गया हुआ था डिफेंस टॉक्स के लिए टू विद इजरायलीज। तो एक था जस्ट 1-on-1 डिफेंस सेक्रेटरी का, उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनके R&D वाले के साथ, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी, अब वो मुझे ले गए साथ में, मुझे पता नहीं क्यों, और एक अपनी वो थी जो चार्ज डी अफेयर्स थी अपने एम्बेसी में, क्योंकि एम्बेसडर कोई और काम से दिल्ली आए हुए थे। उधर पे उनके R&D इंचार्ज ने ओपनली कह दिया था कि हम तो चाहते हैं जो आप चाहो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि जब हम अपने फ़ौज के लिए बनाते हैं कॉस्ट पर यूनिट बहुत हाई हो जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी फ़ौज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम जॉइंट R&D करना है, ये करना है, हम सब करने को तैयार हैं, क्योंकि जब आप बनाते हो, आपको बनाना है, मेड इन इंडिया भी कर लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, आपकी रिक्वायरमेंट हमसे कहीं कहीं ज़्यादा है। तो ये तो तब से, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, तब से बातचीत चल रही है। एंड जब भी आपको कुछ भी चाहिए था उन्होंने कभी मना नहीं किया है, आपको दे दी। सो आई एम श्योर द एयरफोर्स इज वर्किंग ऑन दिस। न्यू एयर चीफ अभी कुछ ना कुछ निकाल के लेके आएंगे। अल्टीमेटली चाह तो ये है कि हमारी AMCA इंडिया वाली तैयार हो जाए। देन एक बार आपका तैयार हो जाता है तो देन यू नॉट वरीड, क्योंकि जब आप विदेश से लेते हो स्लिपेज बहुत होता है आने में। आपका बन जाता है, एक बार ट्रायल हो जाता है, उसके बाद तो आपका हो गया, उसमें जो भी अपग्रेड करना है आप करते चल रहे। जी शायद क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था इंजन की, यस, लेकिन रोल्स रॉयस वो भी तैयार। वो सब कुछ देने को तैयार है, रशियन सब कुछ देने को तैयार है। रशियन सब, अभी जैसे आपका AK-203 हथियार है, लोग कहते हैं ये तो रशियन वाला है, इनको पता नहीं है। अभी तक तो केवल 35,000 दिया है, अभी फ़िलहाल ऑर्डर तो 6 लाख का है, अभी और डबल ट्रिपल होगा ये ऑर्डर, पता नहीं कितना एक्सपोर्ट होगा। हाँ, ऑलरेडी 35,000 में ही आपके 70-75
प्रतिशत इंडियन आइटम्स लगे हैं उसमें, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी होता है लो और मीडियम एंड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी फास्ट. आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी जल्दी से एब्जॉर्ब करके बना देंगे. एज यू गो फ्रॉम मीडियम टू हायर एंड, जो नया टेक्नोलॉजी होता है, आपके लोगों को भी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगता है बिफोर ही कैन प्रोड्यूस द गुड थिंग्स दैट यू कैन यूज इट. बिकॉज जो आप लोकल भी लेते हो, इट गोज थ्रू ऑल द ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स नाउ विद इन द फैक्ट्री. उनका 100 मीटर का फायरिंग रेंज भी है. जो कुछ टेस्टिंग करके हमने लिया था, वो टेस्टिंग आपके सब सिस्टम जब आते हैं तो उसको भी उसी तरह से टेस्ट करके अगर वो पास होता है तो ही क्लियर होता है कि ठीक है, अब ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों में. अच्छा, ये पुरानी एक वो चली आ रही है कि साहब हमको 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए. क्या आज के जो एडवांस टेक्नोलॉजी एज में भी 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए, या कि इतनी सारी आपके पास मिसाइल्स की, आप कहें कि बुके ऑफ मिसाइल्स आ गया है, और जो एयर फाइट है अब BVR से होती है, तो यू रिक्वायर द सेम नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स? यस यू डू, बिकॉज हमारे पास दो फ्रंट की थ्रेट है ना. पहले जब कर रहे थे तब किया था, तब केवल पाकिस्तान को लेके किया था. तो इवन वाइल आई वाज इन सर्विस तभी टू एंड हाफ फ्रंट का थ्रेट काफ़ी हो चुका था. तब भी उन्होंने स्टडी करके किया था. एनीथिंग बिटवीन 42 to 44 स्क्वाड्रन्स, दे विल बी एबल टू लुक आफ्टर बोथ द फ्रंट्स. बिकॉज एयरफोर्स को दोनों फ्रंट देखना है, तो यू नीड दोज. तो अब तेजस के आने के बाद अब कितना हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है? MiG-21 तो रिटायर हो गए अब. नहीं, अभी तो बैलेंस उतना ही है. MiG-21 को ही तो रिप्लेस कर रहा है तेजस. बाकी जहाज़ों को आपने रिप्लेस. तेजस की कितनी असेंबली लाइन्स हैं इस समय? तेजस की तो अभी एक ही असेंबली लाइन है ना, नासिक में. 2 हो गई थी ना शायद. दूसरा अभी पूरा तरह हो गया है कि नहीं, अभी मुझे पता नहीं. दैट आई वोंट बी एबल टू कंफर्म. बट दूसरा भी तैयार कर रहे थे 2. बट तेजस तो MiG-21 का है रिप्लेसमेंट. You are looking at your 4th and 5th generation aircrafts and 6th generation aircrafts. ये MMRCA की क्या स्थिति? MMRCA उम्मीद करता हूँ हो जाएगा. उसका टेंडर कहाँ तक पहुँचा है? टेंडर तो अभी मतलब अभी जहाज़ों ने, कंट्रीज ने रिस्पॉन्स तो दे दिया है. अब है आपको जहाज की टेस्टिंग करा, चेक करना. सो लेट्स सी व्हाट. टेस्टिंग तो सबकी की हुई है एक बार तो. नहीं, आप उसमें आप नया मांग रहे हो ना. आप MMRCA जो आपका 10 साल पुराना था वही RFI नहीं रखा होगा ना. अब तो आपको नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, तो आपके RFI में हम नई चीज़ आई हो. एक बार पहले जब किया था उसी के एवज में हम राफेल्स के 36 आए हैं. अब जब करेंगे तो अभी जैसे अमेरिकन ने अभी तक वही जहाज़ दे रहे हैं जो पहला था, उसमें एक F-21 बोल दिया. नाम के लिए F-21 है, इट इज़ जस्ट एन अपग्रेडेड F-16. F-21 तो कोई मतलब नहीं है, आपके आँख में धूल झोंकने के लिए है. बट हमारे एयरफोर्स वाले भी चटक है, उनको इससे क्या मतलब. अगर F-22 देता है तो बात अलग है. F-35 तो वाइट एलिफेंट. इट्स अ वाइट एलिफेंट. Stealth technology is of no use. No, stealth is separate. It requires per hour, flying hour. Per hour of flying, it costs you $35,000 per hour of flying. And per month of maintenance, it requires $2 million. Very heavy on maintenance. It's a white elephant. दैट्स वाई ज़्यादा बिक नहीं रहा है. जिन को वो आर्म ट्विस्ट कर लेता है वो ले लेते. अब पोलैंड क्या करेगा, उसने मांग लिया है उसको. सो आवर एयरफोर्स इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट दे नीड. अब इसी के चलते आपने रशिया से कर लिया, आपका MMRCA आगे जा रहा है. राफेल ने सेट वो पूरा MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, सारा इंडिया में एस्टैब्लिश कर देगा एंड मेक इन इंडिया.
क्योंकि इन सब की इकोनॉमी इतनी पिट गई है यूक्रेन वॉर से, भारत के सपोर्ट के बगैर दे विल टैंक, देयर इकोनॉमीज विल टैंक। तो अब एवरीबडी इज डेस्परेट कि कहीं ना कहीं किसी तरह हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए। मेक इन इंडिया बोलता है सब कुछ हम इंडिया में बना देंगे, जो टेक्नोलॉजी बोले सब बना देंगे, कम से कम पैसे तो आएंगे। हाँ, पैसे आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। हाँ, सब जगह जाएगा तो उन और यहाँ पैसे आएंगे। यहाँ हो सकता है कि कुछ सस्ता भी पड़ जाए, बिल्कुल। अगर वो ठीक से मैन पावर को ट्रेन कर लें और वही प्रोडक्टिविटी मैनेज कर लें तो वो हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी तो इज ऑलरेडी फेसिंग रिसेशन, फ्रांस एंड यूके आर नेक्स्ट, सो इट्स नो सरप्राइज दैट राफेल सेड यहाँ सब कुछ दे देंगे एंड रोल्स रॉयस सेड हम सब कुछ दे देंगे, कुछ तो मिले उनको। सो आई एम श्योर द एयरफोर्स इज ऑन द जॉब। यस, दे ऑल्सो विल बी, इनका एक टैक डीसी होता है वेयर दे डिसाइड ऑन देयर aerial, how they will do the air-to-air battle. So they are already integrating the use of UAVs and everything along with their fighters. So that integration is also on how to use them and the UCAV and the UAV in conjunction with your fighter platform. ट्रांसपोर्ट में तो C-295 तो आपको बना ही रहे, टाटा बन रहा है, सब बाकी सब भी बनता चला आएगा। C-17 तो बंद ही हो गया। आपका ऑर्डर है ही नहीं तो अब क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन था यहाँ पे ट्रांसफ़र करके यहाँ से बनाता, हाँ, तैयार नहीं था तो बंद हो गई। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आर्म्स इंडस्ट्री वाले देखते हैं यार, कि अगर अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आओ बना लो सब कुछ मेरे लिए भी और जहाँ भी बेचना है, तो लेट अस स्टार्ट एक्सेप्टिंग। सो फ्रांस, रशिया तो ऑलरेडी था, फ्रांस हैज ऑल्सो स्टेप्ड इन, यूके हैज ऑल्सो स्टेप्ड इन, लेट्स सी व्हाट यूएसए डज नाउ। नेवल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या डिस्प्यूट है या क्या कंट्रोवर्सी है? नहीं, सी आई ऑलवेज हैव बीन ऑफ द ओपिनियन एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल अपना है, सबमरीन का रोल अपना है। वन डज नॉट रिप्लेस द अदर। इफ यू आर ओनली विद सबमरीन्स देन यू आर टोटली डिफेंसिबल। इफ यू आर विद सबमरीन्स एंड योर एयरक्राफ्ट कैरियर देन यू हैव एन ऑफेंसिव केपेबिलिटी। आज के तारीख में इंडियन ओशन रीजन में आपके नेवल फोर्स का दबदबा है। जिस तरह से उन्होंने सोमाली पायरेट्स को दबा के रखा है, ये तो यूएस के पेपर्स भी खुद कहते हैं, उनके रिपोर्ट्स भी खुद कहते हैं कि अमेरिकन ने तो केवल हूती के अगेंस्ट मिसाइल फायर किए, जो कुछ शिपिंग को प्रोटेक्शन दिया है वो भारतीय नौसेना ने दिया है। और उन्हीं के एक पेपर में रिपोर्ट आया था, फरवरी में आया था, कि सोमालीज इतने डरते हैं हमारे नेवल कमांडो से, मार्कोस से, कि अगर उनको दिख गया भारत का झंडा और मार्कोस, हथियार फेंके, घुटने टेक के हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं सरेंडर करने। अमेरिकन से वो डरते नहीं। और ये मैसेजिंग ये पूरे जितने इंडियन ओशन रीजन के स्टेट्स हैं उनसे मिस आउट नहीं हुआ होगा, ना ही चाइनीज़ से मिस आउट हुआ होगा, कि ये दबदबा, ये रुतबा है आज का। तो इंडियन नेवी को इसी रुतबे को दबाते रहने के लिए फ्यूचर में आपको दोनों की ज़रूरत। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए या सबमरीन नहीं चाहिए, ना, दोनों की चाहिए ज़रूरत है। और खुशी की बात है कि हमारी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी दे रहे हैं, स्पेन से भी मिल रहा है, जर्मनी का भी है, बट ये हमारा होम ग्रोन है जिसके ऊपर वो टेस्ट करने वाले हैं। सक्सेसफुल हो गया तो दैट इज़ आइट, हमारी खुद की आत्मनिर्भरता, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। दो अनसिंकेबल, मेरे मुताबिक तो दो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके पास को ऑलरेडी हैं। एक आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और दूसरा आपका लक्षद्वीप। ये दोनों तो ऑलरेडी हैं आपके पास। अब बाकी बच गया आपके पास अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। At a time, to be able to put at least one aircraft carrier there,
आपको दोनों जगह 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एक अंडरवे फ्लीट में होता है, तो दूसरा सेलिंग में होता है, तो दूसरा इज अवेलेबल फॉर वॉट एवर रिफिट एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू बी डन। सो अगर आपके पास ये 4 हो जाते हैं और इन दोनों को आप अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ट्राई सर्विस का आप पूरा बना दो, वहाँ पे पूरी इंडियन ओशन आपके कवर में जाएगी। क्योंकि 2 हैं आपके पास अरेबियन सी के लिए, 2 आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल के लिए। अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है आपके पूरे इंडियन ओशन। करेक्ट। और ये जिसका कॉन्सेप्ट है जो ब्लू वाटर नेवी का प्रोजेक्शन ऑफ पावर, उसके लिए क्या हमारी नौसेना पर्याप्त है? हमारी नौसेना तो ब्लू वाटर नेवी है ही है। दिस इज द ओनली ब्लू, इफ यू टेक एनी एशियन पार्ट, आर्स इज द ओनली कंट्री विच इज ए ब्लू नेशन नेवी, ब्लू वाटर नेवी। चाइनीज ने अभी तक वो दर्शाया नहीं है। वो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना लिए, अब अच्छा, लेकिन वो चलते भी हैं क्या? ना, अभी सबसे बेस्ट बताता हूँ उनका टाइप 2 शैंडोंग। नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए आपको तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं जब से कीव लगता है। दैट इज द स्टैंडर्ड टेक्निकल टाइम विच कंट्रीज टेक चेक्स वगैरह कर कुरा के डालने के। शैंडोंग का कील ले किया था 2013 में, और फैनफेयर के साथ 2019 में उसने हैंड ओवर कर दिया। डालियन में बना था, जब से बनाया है इसकी जीवनी डालियन यार्ड में ही रुकी है। आया, थोड़ा निकला, अराउंड आई थिंक अक्टूबर या नवंबर 2019 में हैंड ओवर हुआ था। बिगनिंग 2020 ही वॉज इन डालिया। वो गया जो डालियन, निकला 2023 में। वो 3 दिन की जो ब्लॉकेड थी, जाने आने के लिए 5 दिन ले लो, दोबारा डालियन। यानी ऐसी क्या चीज़ है यार, आप निकालते हो 2-3 दिन के लिए और डालियन में वापस चली। पहले तो बोल रहे थे रेस्ट एंड रिफिट, और रिफिट के लिए, और रिफिट के 3 साल लगते, और अब गया है तो बोलते अपग्रेड कर रहे हैं। अरे अभी तो बन के आया था, कौन सा अपग्रेड कर दे? अपग्रेड कर अभी तक निकला नहीं है, अभी तक निकला नहीं है। नहीं, ये कहते हैं कि इट इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट फॉर वो फाइटिंग। तो ल्याओनिंग है, टाइप 1 है विच इज़ ल्याओनिंग, विच इज़ फॉर ट्रेनिंग, विच इज़ सपोज टू बी फॉर ट्रेनिंग। अब उससे तो मैंने जहाज उड़ते देखे नहीं है, थोड़े बहुत उड़े हैं, बाकी दैट्स अबाउट ऑल। जैसे मैंने कहा, इसने शी जिनपिंग ने इतना ध्यान प्लेटफॉर्म्स की तरफ दे दिया है, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं कि मेरा नाम हो जाए कि वर्ल्ड्स सुपर पावर साल में 3 निकालती है, मैं 10 निकाल रहा हूँ। लिटिल रियलाइजिंग कि द प्लेटफॉर्म बाई इट सेल्फ इज ऑफ नो यूज, यू नीड मैन पावर टू मैन दैट प्लेटफॉर्म। उसको चलाने के लिए तो आदमी चाहिए, उसके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है, और मैन पावर को ट्रेन करने के लिए ट्रेनर नहीं है। तो अब वो तीसरा लेके आया है, अब पता नहीं वो तीसरे से क्या करेगा। बीच में तो उसके फोटोज भी आ गए थे पिछले साल कि उसका डेक ही पूरा रिप आउट हो गया था। ही इज ट्राइंग टू डू दी स्टीम लॉन्च, अमेरिकन्स का कॉपी कर रहा है स्टीम लॉन्च। उनका तो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं, अब स्टीम लॉन्च, अभी एसेंस ऑफ स्टीम लॉन्च इज दैट आपका क्या होता है, लोड जितना एयरक्राफ्ट में होता है, ऑल ऑफ वेट काफ़ी आप डाल सकते हो उसके अंदर, एंड इट इज़ एबल टू टेक इट मच मोर देन वॉट अ नॉर्मल आपका शॉर्ट डेक या कैटापुल लॉन्च करता है। बट देन उसका फ्लिप साइड ये होता है कि अगर आप इतने लोड और इतने पावर के साथ आप लॉन्च कर रहे हो, तो आपके डेप्थ में वो शक्ति होनी चाहिए उस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को जज अप करने के लिए। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। अब उसने वो नहीं की, तो उसका फोटो निकल आया था ऑलमोस्ट द एंटायर हॉरिजॉन्टल लेंथ और 2/3 ऑफ वर्टिकल लेंथ एक साइड से पूरा टूट के निकल आया था उसका डेक। अब क्या नया डेक डाला है, उसी को रिपेयर किया है, अभी देखते ही क्या करता है। तो अब जैसे ये चीज़ें करने निकल के आने लगती हैं, देन फिर वो शक होने लगता है कि यार अब वो शैंडोंग तो अभी पता नहीं निकला है ही नहीं, कोई खबर तो आई नहीं है कि डालियन से निकली है। सो दैट इज वाई से ही इज स्टिल नॉट प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ ब्लू वाटर नेवी। एक आध शिप आपने भेज दिया, डॉक में आया, इधर गया, श्रीलंका पहुंच गया, दैट डजंट मेक यू अ ब्लू वाटर नेवी।
व्हाट अबाउट द सबमरीन पार्ट? हमारी न्यूक्लियर सबमरीन कितनी है? हैव वी डेवलप द कैपेबिलिटी कि हम खुद बना सकें न्यूक्लियर सबमरीन? हाँ, अरिहंत हमारा अपना है, अभी दूसरा भी तैयार हो रहा है। एक हमारे पास एक और न्यूक्लियर सबमरीन है जो रशिया ने हमको लीज पे दिया हुआ है। तो सबमरीन्स तो यस, हमारे पास सबमरीन्स के रिप्लेसमेंट अभी आने हैं, तो नए सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स वगैरह लग गए हैं। इट हैज़ टेकन अ लिटिल टाइम, यू नीड योर सबमरीन्स, बट हमारे सबमरीन का टेक्नोलॉजी इज़ मच बेटर देन व्हाट द चाइनीज़ हैव। दे आर वेरी नॉइसी। तो नॉइस सी के अंदर यू हैव सोनार, साउंड रेंजिंग, वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अभी दे आर वर्किंग टू स्टील समथिंग फ्रॉम द अमेरिकन्स और द रशियंस टू रिड्यूस द साउंड दैट द सबमरीन्स मेक। तो सबमरीन्स में अभी जोर चला हुआ है, इसीलिए आई वुड थिंक दैट दिस वाज व्हाई द आर्टिकल आल्सो केम कि व्हाई एयरक्राफ्ट कैरियर, व्हाई नॉट मोर सबमरीन्स। सो लाइक आई सेड कि भाई प्लांटेड था? may have been, but I essentially say submarine has its role, aircraft carrier has its role, submarine has its defensive role, and like sea control, sea denial में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है उसका, कि दूसरा देश में डर लग जाए कि यार इनका सबमरीन आ जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ इट्स ओन रूल फॉर पावर प्रोजेक्शन। जैसे ही आप अपने लैंडमास से दूर जाते हो, पावर प्रोजेक्शन के लिए तो आपको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। जहाज कहाँ से आएगा? वो लैंड से तो नहीं आएगा। बार बार आप एयर टू एयर रिफ्यूलर करोगे, पीपल वेरी ग्लिबली से एयर टू एयर रिफ्यूलर। लाइव में एयर टू एयर रिफ्यूलर इज ए वेरी हाई वैल्यू टारगेट। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए आपके जहाज लग जाते हैं, आपके फाइटर जहाज लग जाते हैं उसको बचाने के लिए। बिल्कुल। कॉम्बैट एयर पेट्रोल उसके लिए लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई वैल्यू टारगेट कि अभी उसको उड़ा दो, वो एक आपके जहाज एक्सटेंडेड रेंज में आ ही नहीं पाएंगे। सो व्हेन यू हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर देन यू गेट योर एक्सटेंडेड रेंज फ्रॉम देयर आल्सो। सो वी हैव प्रूवन आवर ब्लू वाटर नेवी। हम तो ब्लू वाटर लड़ाइयाँ लड़े हैं 65-71 में। 65 में कम था, 71 में तो बहुत लड़े हैं। तो इसके बाद भी हमने ब्लू वाटर में काम किया हुआ है। सो चाइना विल टेक अ लिटिल टाइम, नॉट एज येट, yes, that is what they desire. Unki naval doctrine says so. So they have taken control up to the first island chain. And they would love to break out from the second island chain and get out to the high seas. Once he breaks out and gets out, then he'll have to see, he has to prove himself that yes, we are something. थोड़ी बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटेजिक कमांड की भी। इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक एयर डिफेंस, ये सारी चीज़ें आती है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल में अभी जो हमने अग्नि 6 टेस्ट की थी, वो उसमें उसकी रेंज एक्चुअल में क्या है? रेंज तो काफ़ी कम बोलते ताकि रशिया यूएस ना डरे। पता तो होगा ना उनको भी? पता तो होगा, बट ज़्यादा डर इस बात का है दोनों तरफ, नॉर्थ एंड वेस्ट में। It has an MIRV, multi independent remotely piloted vehicle, targeted vehicle, MIRV. MRV is multiple remote vehicles. They can go into डड होते हो उसी जगह चले जाते हैं, एक ही टारगेट पे जाएंगे, नॉट अ डड बट टारगेटेड फॉर वन टारगेट। MIRV मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली। तो वो एक मिसाइल या 2 मिसाइल आप डाल रहे हो तो यहाँ जा रहा है, कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट फॉर योर एयर डिफेंस टू check. And with less number of missiles, you can flood his airspace. I'm told ours was about 6 to 8 and working towards 10. Chinese have only 3. We have 8 to 10. इसमें 6 to 8 था and working towards 8 to 10. Chinese have capability of 3. 3,000? No, 3 MRV. MRV, okay. In the warhead, you have 3 MIRVs. In our warhead, we showed 6 to 8. And you're working towards 8 to 10. तो अगर आप 6 भी ले लो
लोअर एंड, यानी एक मिसाइल इज इक्वल टू 6 मिसाइल्स. So if I put 10, I have sent 60 missiles. So you flood their air defense system. So air defense system, even anti-ballistic missile system, finds it very difficult to counter these. करेक्ट. कुछ को निकाल देगा, बाकी चले जाएंगे. And if they are nuclear part, एक भी निकल जाएगा काफी. फिर न्यूक्लियर राउंड एक भी निकल गया काफी. इसीलिए जब वो टेस्ट किया था, सबसे ज्यादा शोर शराबा पाकिस्तान और चाइना से है. दैट यू आर शिफ्टिंग द बैलेंस बैक. बहुत बड़ी. चलिए, बैलेंस लगता है ऐसा कि शिफ्ट हो गया है और काफी शिफ्ट हो गया है. इसीलिए चाइना और पाकिस्तान, like I always say, they will keep doing this gray zone warfare with us. 0.5 वाला जो है, क्योंकि कन्वेंशनली थोड़ा अभी डरे हुए हैं कि कन्वेंशनली टू टेक ऑन इंडिया हेड ऑन दोनों नहीं कर सकते, दोनों जुड़ के भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो इज ओवर. थोड़ा सा वो भी तो चाहिए ना. आखिरकार पाकिस्तान कितने दिन की वॉर सस्टेन कर सकता है? 1, 2, मैक्सिमम 3 उस दिन नॉट इवन वीक. वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि फ्यूल सब सिविलियन से लूट के ले आए तो वो कर लेगा. फ्यूल ही नहीं है, क्या करेगा? जहाज उड़ानी है, एयरफोर्स, एयरप्लेन्स गजल फ्यूल. यू फिल अप फ्यूल बाय किलोलीटर इन एयरक्राफ्ट्स बाय वेट. तो कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा? पहले भी बोला था, जो हथियार भेजे थे यूक्रेन के लिए थे वो तो वेस्ट निकले. उसका JF-17 पूरा ग्राउंडेड है, स्पेयर्स है नहीं. जो चाइनीज़ टैंक्स हैं अभी, जैसे ये जो इश्तिका से मिल गया है, वो T-69 लेके गया है, चाइनीज़ के टाइप 69 टैंक्स लेके गया है. टाइप 80, टाइप 85, अल खालिद सब पड़े हुए हैं. स्पेस आ ही नहीं रहे चाइना से. आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं. बहुत ही अच्छी चर्चा रही आपसे, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जनरल नारायण. थैंक यू सर. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय भारत.